अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी दिनों से आपसे मुखातिब भी नहीं हो सका। कुछ जब तक कोई बहुत अच्छा कोई मौजू या इस तरह की कोई चीज़ ना हो तो मैं नहीं चाहता कि खा मखा के कोई वीडियो करूं। और मुझे मेरे एक करीबी दोस्त हैं, वो अभी आजकल अमेरिका में हैं। उन्होंने मुझे ज़ोर दिया कि जी आप अपनी जो स्टोरीज़ हैं वो सुनानी शुरू करें, जो इस तरह की जो आपके ज़हन में पुरानी यादें हों। तो खैर वो जब मैंने अपनी डायरी बल्कि डायरीज़ तलाश करनी शुरू की तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि शायद जब घर की शिफ्टिंग हुई थी सरकारी घर से प्राइवेट घर की तरफ, तो उसमें कहीं मिस हो गई या कहीं मिसप्लेस हो गई। बहरहाल अब कुछ एक यादाश्तें मुझे मिली हैं तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी आप समझ लें, ये कहानी है जनाब 2003 की। और उस वक्त मैं SHO थाना कोसार तैनात था। मैं आपको थोड़ा जो कोसार का थाना है उसकी एक अदूद अरबा सा बता देता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद का जो पॉश तरीन इलाका है F7, ये उसमें ये वाक़या है और उसका ये थाना है। और मरकज़ जो है F7 का, वहाँ ये थाने की बिल्डिंग है। और इसमें तमाम जो इस्लामाबाद के जो सबसे जो बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस इलाके में रहते हैं। और इसी तरीके से जो दीगर जो बाअसर अफराद हैं या आप कह लें कि सरवतमंद अफराद हैं वो भी F7 और F6 और E7 में रहते हैं। यही इसका जुरिस्डिक्शन है और ब्लू एरिया बड़ा मशहूर और मारूफ। 2003 में जब मैं इसका SHO था तो आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे ASP उस वक्त जावेद अकबर रियाज साहब थे। मैं देखता हूँ अगर कोई तस्वीर उनकी मुझे मिलती है वो भी डिस्प्ले करता हूँ। अल्लाह ताला उनको बड़ा और तरक्की दे और वो आजकल बड़ी किसी सीनियर पोस्ट पे हैं, DIG हैं और बड़ी अहम जगह पे पोस्टेड हैं। अच्छा, अब होता ये है कि ये एग्जैक्टली 21 नवंबर 2003 की रात का ये वाक़या है कि हमें इत्तला मिलती है कि ब्लू एरिया में एक शेवीज़ नाम का एक रेस्टोरेंट है और उसकी ओपनिंग पे जो फंक्शन हो रहा था, जो कि हमारे इल्म में था कि वो फंक्शन हो रहा है और उसमें बड़ी डाइवर्स किस्म की गैदरिंग थी। तो वहाँ पे एक लड़के और लड़की का झगड़ा हो गया। तो खैर बाद में जब डिटेल्स पता चलती हैं तो उस वक्त जब हमें डिटेल पता चलती हैं, और वो डिटेल कैसे पता चलती हैं कि जो ज़ख्मी होने वाली लड़की है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो किसी बहुत ही सीनियर एक ऑफिसर थे FBR के, उनकी साहबजादी थी और वो भी इस फंक्शन में थी। और एक उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ, उनके एक इंतहाई करीबी दोस्त थे रिटायर्ड कर्नल साहब, उनका जो बेटा है वो भी उस फंक्शन में था। तो वो जो कर्नल साहब का बेटा है मोहम्मद नाम का, उसने फायरिंग करके इस बच्ची को भी शदीद ज़ख्मी कर दिया और उसके भाई को भी। तो ये बात हमें बताई इस बच्ची के वालदा ने, जिनके बयान पे एक मुकदमा दर्ज होता है। और वो उन्होंने ये बताया कि जी मैं अपनी बेटी को लेने आई थी फंक्शन ख़त्म होने के बाद, और उसको मैंने बाहर से आके फ़ोन किया कि तुम बाहर आ जाओ। वो अपनी एक दोस्त के साथ बाहर आ रही थी कि इतने में लड़का जो है मोहम्मद, और जिसके वालिद का नाम महमूद है और वो बनी गाला का रहने वाला है, उसने मेरी जो बेटी है उसकी तरफ जो है वो उसके ऊपर हमला किया। और मेरा जो बेटा जो साथ आया था, मेरे साथ आया था, वालदा कहती हैं, लेने के लिए, उसने जब उसको रोकने की कोशिश की, उस तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने फायरिंग की। पहले मेरे बेटे को ज़ख्मी किया, फिर मेरी बेटी को ज़ख्मी किया। दोनों मुझे याद पड़ता है कि बहन भाई जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड थे। लड़की जो है वो उसके तो उसने मुंह में गोली मारी थी, यानी यहाँ इधर पिस्टल से। तो बड़ा ही एक संगीन किस्म का वाक़या था। और वजह ये बताई गई, वो जो बच्ची की जो वालदा थी
किसी बड़े ब्यूरोक्रेट की जो वाइफ थी, उन्होंने ये बताया कि ये जो लड़का है मोहम्मद, ये मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। यानी आप अगर इस वाक़े को 2003 को आजकल के हालात से रिलेट करें, को रिलेट करें, तो ये जो हालिया इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें नूर मुकद्दम का मर्डर हुआ, या दूसरी बच्ची का वो जो शाहनवाज़ अमीर ने जो मर्डर किया था, तो यानी ये उसी शोविनिज़्म का एक शाखसाना था कि लड़का जो है, जो कर्नल साहब रिटायर्ड का बेटा है, और वो कर्नल रिटायर्ड जो हैं वो कर्नल ना समझें, वो बहुत ही बाअसर आदमी थे। उस वक्त के प्रेसिडेंट उनके घर में बनी गाले में जाके हर हफ्ते में खाने खाते थे और महफ़िलें होती थीं। तो ऐसे यानी हमें तो नहीं पता था कि वो कौन लोग हैं, मैं नहीं जानता था कि ये जिनको मैं डील कर रहा हूँ ये कौन लोग हैं। आगे जो स्टोरी आगे चलेगी आपको पता चलेगा कि जो पुलिस का काम है उसमें लॉ को इन्फोर्स करना कितना मुश्किल हो जाता है बसा औकात, और किस तरह के प्रेशर्स। मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो जो मेरे नौजवान ऑफिसर्स हैं वो सुने कि जब इस तरह के हालात हों तो जो यानी किस तरह उनसे पेश आया जा सकता है और क्या क्या हालात आ सकते हैं दरपेश। तो होता ये है कि जब ये मुकदमा दर्ज होता है तो हमें तो नहीं पता होता। मैं मौके पे पहुंचता हूँ, मेरे एएसपी जो हैं वो भी तशरीफ़ ले आए थे, जावेद साहब। हम जब मौके पे गए, वहाँ से जो मालूमात मिली तो पता चला कि ये मोहम्मद नाम का एक लड़का है जो फ़लाँ कर्नल साहब का बेटा है, और ये फायरिंग करके भाग गया, और ये शादी करना चाहता था इस बच्ची के साथ, और वो बच्ची जो है वो किसी और के साथ शादी करना चाहती थी या इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। तो इस वजह से इस शख्स ने अपने गुस्से का इज़हार करने के लिए उस बच्ची के मुंह में गोलियां मारी, उसके भाई ने बचाने की कोशिश की, उसको भी गोलियां मारी, और वो दोनों शदीद ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए, और वालदा जो है वो बाल बाल बच गई, जिनके बयान पे ये एफआईआर हुई। अच्छा, उसके बाद एफआईआर तो चलो हो गई। इंसिडेंट के बाद हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि मुलज़िम के हमें कोई बहुत ज़्यादा वेयर अबाउट्स मालूम नहीं थे, कि जो उस खातून ने बताया था वो सिर्फ ये बताया था कि वो बनी गाला। तो उस वक्त तो हमें मालूम नहीं था कि बनी गाला में कौन सा घर है कर्नल महमूद का। बनी गाला एक बड़ी आबादी थी उस वक्त भी। तो खैर हमने जब मज़ीद छानबीन शुरू की तो उसी रात को पता चला कि E7 में इस लड़के का एक दोस्त है जो भी एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब का बेटा है, और वो जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं वो भी एक पाकिस्तान के यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी बेटी के दामाद हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो सरदार साहब थे इधर अटक के इलाके के रहने वाले, उनके दामाद हैं, बेटी के दामाद नहीं हैं, उनके दामाद हैं वो जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं। उनके घर में ये इसने जाके पनाह ली है। तो अब एएसपी साहब के साथ हमने मशवरा किया, तो मैंने कहा जी वहाँ रेड करते हैं। मैं और एएसपी साहब अपनी टीम लेके हम E7 पहुँचते हैं। तो वहाँ उस घर के सामने, बाकी सारे घर जो है वो नॉर्मल रोशनियों में, वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, और बाहर की तरफ, और बाहर लड़के खड़े हैं नौजवान किस्म के, और वो एक्स्ट्रा अलर्ट और हाई अलर्ट के तौर पे उनके नौकर भी और वो भी। तो एक अजीब किस्म का हमें माहौल लगा। तो खैर हमें बताया गया कि जी यहाँ पे आज दावत है फैसल साले हयात जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, और ये वो वक्त था 2003 में कि जब जो हैं जमाली साहब हैं वो वज़ीर आज़म थे, और परवेज़ मुशर्रफ जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो प्रेसिडेंट थे। तो ये उनके जो मिनिस्टर साहब हैं वो वहाँ पे आए हुए हैं। तो बहरहाल हमने बाहर से 2-3 लड़कों के नाम पूछे, तो जो मतलूबा लड़का था जो कि उसी घर का रहने वाला था, वो हमें घर के अंदर जाने के बगैर बाहर से ही मिल गया। उसको हम लेकर थाने आ गए, और वो यानी नवासा था, वो पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म साहब थे, उनका नवासा ही बना ना, उनकी बेटी का बेटा था। तो उसको हम पूछगिछ के लिए लेके आए ताकि
जो मोहम्मद है उसके वेयर अबाउट्स का पता चले। खैर उस बच्चे ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया और उसने ये बताया कि वो अपने एक कज़न है उसका और वो भी रिटायर्ड कर्नल है और वो पिंडी में उसका घर है। वो उसने निशानदेही की, हमने पिंडी वाले घर पे रेड किया और वहाँ से हमें मोहम्मद तो ना मिला, ना ही वो जो उसका कज़न कर्नल साहब रिटायर्ड थे वो मिले, लेकिन वो गाड़ी मिल गई जिस गाड़ी पे मुलज़िम फ़रार हुआ था, और उस गाड़ी में से वो पिस्तौल भी मिल गया जो ग़ालिबन हमें लगा कि ये वेपन ऑफ ऑफेंस है, क्यों कि मोहम्मद की गाड़ी में उस पिस्टल की जो मौजूदगी थी वो यही ज़ाहिर करती थी। बहरहाल वो गाड़ी वग़ैरह लेके हम थाने में आ गए और ये जो लड़का था जिसको हम E7 से लाए थे इसको उसी रात को फारिग कर दिया। लेकिन बाद में मालूम होता है कि वो जो उस घर वाले हैं जिनका वो लड़का था उनको बड़ा इस बात पे दुख हुआ कि जी हम इतने बड़े लोग हैं और हमारे घर में मिनिस्टर इंटीरियर जो सिटिंग इन मिनिस्टर इंटीरियर हैं वो बैठा हुआ है, खाने पे आया हुआ है रात को और उधर रात देर तक बैठा हुआ है। पता नहीं वो खाना था या ज़ाहिर है कोई और भी साथ में मामलात होंगे, यानी जो खाने के लवाज़मात होते हैं। तो हमें अनऑफिशियली तो पता था कि वहाँ पे क्या लवाज़मात चल रहे हैं। बहरहाल तफ्तीश में हमें ये पता चल गया कि वो जो पिंडी से जहाँ से हमें गाड़ी मिली है वो जो कज़न है वो लेके मुलज़िम को वो लाहौर चला गया। अच्छा, अब ये है कि मुलज़िम और उसको बचाने वाले हमसे आगे आ गए हैं, लेकिन हमें जो एक खपत सवार है कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट है और 2 बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी आलमोस्ट वो तो यानी उसने तो मार ही दिए थे, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी बचाई थी। और ये बहुत बड़ा वाक़या था। लेकिन जो कहते हैं ना कि मुलज़िमों को बचाने वाले जो वो बहुत डाढ़े थे, और मैं एक इनोसेंट किस्म का नया इंस्पेक्टर प्रमोट शुदा और SHO, लेकिन अपने आप में बड़ा शौक़ था कि जी दबंग SHO बनने का, और किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर हम मुलज़िम के पीछे थे। तो जनाब मुलज़िम साहब को हम ट्रैक कर रहे हैं और पता चला जी कि लाहौर से उन्होंने उसको जहाज़ पे बिठा दिया है कराची के लिए, और जब तक हमारी मालूमात कंफर्म होती कि जी वो कराची किसके पास पहुंचा है, यानी वो हमारी मालूमात कैसे कंफर्म हुई कि जो उसको उसका कज़न जो कर्नल साहब थे वो छोड़ के वापस आ रहे थे, उनको हमने टेलीफोन उनके पे ट्रैक किया और उनको ये मोटरवे का जो टोल प्लाज़ा है यहाँ से उनको हमने इंटरसेप्ट करके अरेस्ट कर लिया। उनसे पूछा कि वो किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो फ़लाँ फ़्लाइट से, ज़ाहिर है उस वक़्त तक लाहौर से 5 घंटे का सफ़र करके वो आ चुके थे, तो टाइम गुजर चुका था, वो कराची गया है। कराची में हमारे ASP साहब ने और बाकी सीनियर अफसरान ने कोई टीम अरेंज की वहाँ कराची पुलिस की, और जिस बंदे के पास वहाँ पे लैंड हुआ था वहाँ पे रेड करवाया। वो बंदा तो अरेस्ट हो गया, वो मुझे याद पड़ता है कि कोई कालीनों का कोई बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था, नाम इस वक्त मेरे जहन में मेरी डायरी में नहीं है। उसने उसको लांच पे बिठा के दुबई भेज दिया। अब मुलज़िम का तो हमारे हाथों की हमारी हदूद से मुलज़िम वो चला गया। इसी तरीके से जब ये जिन कर्नल साहब रिटायर्ड कर्नल साहब को हमने इंटरसेप्ट किया मोटरवे टोल प्लाजे पे, तो उसी वक्त हमने जो मुलज़िम का वालिद कर्नल महमूद थे उनको भी थाने में यानी शामिल तफ्तीश करने के लिए बुला रखा था। तो मुझे याद है कि वो जब हमारे पास आए तो उनका जो टेलीफ़ोन हमने जब कब्ज़े में लिया तो वो टेलीफ़ोन की सारी जो हिस्ट्री थी टेलीफ़ोन की, यानी इतने वो तेज़ थे या उनको इतना कुछ समझाया गया था कि उन्होंने हिस्ट्री डिलीट कर दी अपनी ना टेलीफ़ोन के राब्तों की। बहरहाल इन दोनों रिटायर्ड कर्नल साहबान को माँ बदौलत ने अरेस्ट कर लिया। उस में केस में 109 ऐड किया, अबैटमेंट की दफ़ात लगाई और इनको अरेस्ट कर लिया। अब जब अरेस्ट किया तो ये यानी वाक़े के तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं।
अब जब इनको ज़ाहिर है कि गिरफ़्तार करके अवलाद में बंद किया, तो इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, तो उसमें एक तरह का ज़लज़ला आ गया। मेरे थाने में कौन कौन आ जाते हैं जी इन कर्नल साहबान से मिलने के लिए? मुनीर हफीज़ साहब थे उस वक़्त डीजी नैब, वो तशरीफ़ लाते हैं। एहतशाम ज़मीर जाफ़री साहब थे, वो यानी इंटेलिजेंस एजेंसी के डिप्टी हेड थे उस टाइम पे, वो आते हैं। एक और ब्रिगेडियर साहब थे जो हॉकी के करता धरता हैं, ब्रिगेडियर खोखर, उनका मुझे पूरा नाम याद नहीं है, वो आते हैं। लेकिन और इस तरह से उनके चंद एक दोस्त और आते हैं। लेकिन ये लोग आके कोई थाने में इन्होंने मुझे कोई इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं की, ना कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। लेकिन बात जो है वो मेरे आईजी साहब तक पहुंच गई कि थाने में ये इतने इन्फ्लुएंशियल लोग आ गए हैं। तो आईजी साहब का मुझे फ़ोन आता है कि मैं थाने आ जाऊं, ये इतने मुनीर हफीज़ साहब भी आए हुए हैं, फ़लाँ भी आए हुए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं सर, ये वो अपने ज़ाती काम से आए हुए हैं और मैंने उनको तमाम जो केस है उससे ब्रीफ़ कर दिया है, आपके आने की ज़रूरत नहीं है। अब काज़मी साहब का जो लेवल है यानी कॉन्फिडेंस का, वो तो बहुत हाई है। ये तो आगे जाके पता चलेगा ना कि काज़मी साहब के साथ क्या होता है। खैर, वो रात गुज़रती है, ये लोग चले जाते हैं। मैं रात को आराम करने घर जाता हूँ कोई 2-3 बजे। इस केस ने हमें बहुत ज़्यादा, अगले दिन की ये बात है, यानी 24 घंटे गुजर चुके होंगे इस वाक़े को। तो रात गए, मैं अपने सरकारी क्वार्टर पे जाता हूँ और बाकायदा रोज़नामचे में रवानगी करके जाता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि मैं लिख के जाता हूँ कि मैं किधर जा रहा हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। तो अगली सुबह जब मैं थाने आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जी जो रात के मेरे ड्यूटी अफसर थे कासिम खान न्याजी, अब वो भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, वो मुझे कहते हैं कि सर रात को मिनिस्टर साहब, वज़ीर दाखिला साहब थाने आए थे। मैंने कहा अच्छा, क्यों आए थे? कि जी वो इन मुलज़िमों का पूछ रहे थे। तो मैंने कहा फिर आपने क्या बताया? तो उन्होंने कहा जी कि हमने उनको बताया कि वो हवालात में हैं। तो मिनिस्टर साहब उस वक़्त निकर पहने हुए थे और ख़ुद गाड़ी चला के आए थे, उनके साथ कोई उनका स्टाफ नहीं था। तो उसने इस बारे में एक रिपोर्ट रोज़नामचे में लिख दी थी। अब दिन गुज़रता है तो तकरीबन 4 बजे शाम को मैं थाने में ही मौजूद हूँ, तो मुझे एक अपने साफ़ी दोस्त का फ़ोन आता है कि जी हमारे पास प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से एक प्रेस रिलीज़ आई है, उसमें ये कहा गया है कि जी मिनिस्टर साहब ने थाना सिटी के इलाके के 3 थानों का, मारगला का, अपारा का और कोसार का दौरा किया है। और उसमें मैं देखता हूँ अगर वो प्रेस रिलीज़ कहीं मुझे मिल जाए मेरे रिकॉर्ड से, तो उसमें जो है वो उन्होंने बाकी 2 SHOs, तीनों SHOs खैर हाज़िर थे, यानी रात के 2:30-3 बजे उसमें ये लिखा हुआ था प्रेस रिलीज़ में। और ताहम उन्होंने ख़ास तौर पे जो मॉडल पुलिस स्टेशन कोसार है उसके SHO की एब्सेंस का नोटिस लेते हुए SSP को हदायत की है कि वो उन्हें मुअत्तल करें। अब ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला ख़ुद तो मुअत्तल नहीं कर सकता था, तो मुझे उन्होंने मुअत्तल करा दिया। बहरहाल वो बाद में फिर उस वक्त मेरे जो SSP थे, मैं नाम ले लेता हूँ, वो शायद नदीम बलोच थे, जो बाद में IG इस्लामाबाद भी रहे और IG सिंध भी रहे। अब मैंने इस खबर की तस्दीक करने के लिए जब फ़ोन किया तो SSP साहब ने मेरे फ़ोन लेने से इनकार कर दिया। और मुझे फिर बाद में पता चला कि जी न सिर्फ मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, बल्कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो ये इंक्वायरी भी की जा रही है कि ये जो शेविज़ रेस्टोरेंट पे जो इंसिडेंट होने वाली रात को जो फंक्शन हो रहा था, उसकी इजाज़त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तो नहीं दी, तो ये SHO ने ख़ुद दी है। तो इस इशू के ऊपर कि SHO मजाज नहीं है इजाज़त देने का, मैंने कोई इजाज़त भी नहीं दी थी। लोग अपने घरों में, अपने प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अंदर कोई भी गैदरिंग वो कर सकते हैं, उनको किसी SHO की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल उन्होंने मेरी ये इंक्वायरी भी शुरू कर दी
अब मैं समझ गया कि ये काम लंबा हो गया। अब चूँकि आज की जो वीडियो है ये लंबी हो गई है, मैं जो अगली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जी फ़रहत अब्बास काज़मी साहब जो इंस्पेक्टर थे, मासूम माना किस्म के SHO थे, उनको मुअत्तल करने के बाद कितने साल मुअत्तल रखा गया और उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए और वो किस तरीके से फिर अपनी नौकरी पे, अपनी जॉब पे बहाल हुए और जो है काज़मी साहब को महकमाना तौर पे क्या क्या नुकसान हुआ, और फिर अपने जो अज़ीज़ हैं हमारे नौजवान ऑफिसर्स हैं उनको ये भी हम बताएंगे, कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि इस तरह के जो केसेस हैं उनमें ये जब प्रेशर्स आएँ तो क्या करना चाहिए। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।